रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 6। दोनों ही बच्चे अब सो चुके थे और अभियुक्त अंतरा की गर्दन को चूम रहा था। इससे अंतरा काफी परेशान हो रही थी, पर बेचारी करे तो क्या करे। गुस्सा भी उसे काफी आ रहा था कि यह पागल ही हो चुका है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। इसे अभी खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ये पागल आदमी सच में कुछ भी करता रहता है। अंतरा अब उसके बालों पर हाथ रखकर उसे दूर हटाते हुए कह देती है, अभियुक्त प्लीज छोड़िए ना, यह आपका बेडरूम नहीं है। आप 2 बच्चों के बाप हो चुके हो और ऐसा नहीं है कि मैं आपके करीब नहीं आने देती हूँ, फिर भी आप दिखाते ऐसे हो जैसे कि क्या ही हो गया। ये सुनकर अभियुक्त उसके गाल को चूम लेता है और बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है जान, मैं जितना भी करूं कम है, इसलिए मेरा मन भरता ही नहीं। मैं तुम्हें बात ही नहीं सकता हूं, मैं कितना पागल हो रहा हूं तुम्हें प्यार करने के लिए। उसकी बातें सुनकर अंतरा परेशानी से कहती है, नहीं प्लीज अभी नहीं, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ये बोलकर वो अभियुक्त के गोद से उठ जाती है और अभियुक्त उसके पीठ को चूम लेता है। फिर से उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके कपड़ों के नीचे से अपना हाथ डालकर उसके पेट को छूने लगता है और अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए उसके सीने पर रखता है और धीरे धीरे प्रेस करने लगता है। यह महसूस करके अंतरा अपना हाथ अपने सीने पर रख देती है और अपनी आंखों को छोटी करके गुस्से से देखते हुए कहती है, बस करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। ये बोलकर वो उसके हाथ को दूर हटाने की कोशिश करती है, पर अभियुक्त अपने हाथ को और भी ज्यादा करते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, इतनी जल्दी तो नहीं। कहकर उसके गले को अपने दांतों से काटने लगता है। यह महसूस करके अंतरा कहती है, बच्चे हैं यहाँ पर, छोड़ो ना मुझे। अभियुक्त उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं सोने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगता है और फिर अंतरा को एकदम से अपने सामने घुमाकर उसके दोनों टांगों को पकड़ लेता है दोनों हाथों से। अंतरा घबरा जाती है और अपने बच्चों को देखती है। इधर अभियुक्त अपना कोट उतारकर उसे उठा देता है पीछे से और फिर उसके पैंट को उतार देता है। फिर अपने बटुए को खोलकर साइड में रखता है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली उसमें समा जाता है। अंतरा आंखें बंद कर देती है और उसके सीने पर सिर रख देती है। इधर अभियुक्त धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करता है। पहले तो अंतरा को भी अच्छा लग रहा था, पर अगले पर अभियुक्त बहुत ही वाइल्ड बिहेव करने लगा। उसका मूवमेंट हर मिनट के साथ और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। इससे अंतरा को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी में उनके बच्चे साइड में सो रहे थे और यह पागल आदमी क्या कर रहा है। इससे अंतरा को गुस्सा भी आ रहा था, पर वह कर भी तो क्या सकती है। मजबूरी में उसे भी चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है। तकरीबन 1 घंटे तक वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता, 1 मिनट के लिए भी नहीं। वो लगातार उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। इधर अंतरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। वो उठ चुकी है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही है और उसे फीडिंग करना है। इधर अपने बेटे को उठता देखकर वह घबरा जाती है और अभियुक्त के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने का इशारा करती है, पर वह रुकता ही नहीं। वो जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अब वो परेशानी से अभियुक्त के गाल पर हाथ रखकर कहती है, आंखें खोलो और छोड़ो मुझे, तुम्हारा बेटा उठ गया, छोड़ो ना। ये सुनकर वो एक नज़र अपने बेटे को देखता है और अपना दूसरा हाथ उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देता है। इससे वो पूरा धक जाता है और उसे उतारने की कोशिश करता है, पर वह उठ नहीं रहा था। वो काफी भारी और भरा था, इसलिए वह इसे उठा ही नहीं पा रही है अपने ऊपर से। इसी मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त उसे अपने गोद से उतार देता है और अपने बेल्ट को लेकर पहन लेता है। फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को चूम लेता है और उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, क्लीन योरसेल्फ अप। वो गुस्से से उसे देखते हैं और जल्दी से खुद को क्लीन करके अपने कपड़ों को ठीक कर लेती है। फिर अपने मुंह को दूसरी तरफ घूम लेती है। इसे देखकर अभियुक्त मुस्कुराता है और फिर से उसके गाल को चूम लेता है। फिर अपने बेटे के ऊपर से कोट को उठाकर साइड में रख देता है और उसे अपने गोद में बिठा लेता है। उसके पीठ को थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ है, उठ क्यों गए तुम। ये सुनकर वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, खाली है। अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग, वो तो पैदाइश खाली, अपनी मम्मी की तरह। वो गुस्से में आ जाता है और अपने मुंह को फूल लेता है। वो बहुत प्यारा लग रहा था अपने पहले हुए गाल के साथ, जिसे देखकर अभियुक्त उसके गाल पर अपनी उंगलियां रगड़ता है।
इससे उसके गाल पूरे गुलाबी पड़ जाते हैं और वो इधर उधर देखता रहता है। खुद को ठीक करके जल्दी से अपने बेटे को गोद में उठाकर उसके गाल को चूम लेती है और बेहद प्यार से उसके आंखों में देखते हुए पूछती है, तुम ठीक तो हो ना बच्चा? ये सुनकर वो अंतरा के सीने पर अपना सिर रगड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, खाली है। ये सुनकर अंतरा उसे अच्छे से अपने गोद में लेट लेती है और उसे फीडिंग करवाने लगती है। इसके बाद वो फीडिंग करते हुए फिर से सो जाता है। इसे देखकर अंतरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, अभी घर पहुंचने में 1 घंटा है, हम आराम से 1 घंटा एंजॉय कर सकते हैं और घर पहुंचने के बाद तब भी कर सकते हैं, पूरी रात अभी बाकी है। उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो? इंसान हो या जानवर, जानवर भी इतना नहीं करते जितना तुम कर रहे हो, पागल कहीं के। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जानवर कर ही नहीं सकते, मैं कर सकता हूं इतना ज्यादा। उसकी बातें सुनकर अंतरा का खून खौल जाता है और अंतरा गुस्से से अपने मुंह को फूल लेती है और कहती है, तुम एक नंबर के पागल, बेशर्म, दिमाग मगरूर आदमी हो। मन कर रहा है मैं तुम्हें जान से मार डालूं। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, गुस्सा करना है, बेड पर कर लेना, काफी काम आएगा। वहां पर करोगे तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जब तुम गुस्सा करती हो। बच्चे भी सो रहे हैं अभी। ये सुनकर अंतरा अपने बेटे के पीठ को थपथपाती है तो वह आंखें खोल देता है और अभियुक्त को देखने लगता है। इससे गुस्सा आ जाता है। अंतरा ने जानबूझकर उसके बेटे को उठा दिया। इधर अंतरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने इसलिए इसे उठाया बिकॉज यह अगर अभी सोएगा तो रात में नहीं सो पाएगा, परेशान हमें ही करेगा, इसलिए मैंने इसे उठा दिया है। अभी तुम्हें सोना नहीं है, आंखें खोलकर रखना, बिल्कुल भी उठने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना बच्चा? ये सुनकर वो सिर हिलाता है। अभियुक्त को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अंतरा के बाल पकड़ लेता है और खींच देता है। इससे अंतरा उसके बाल पकड़कर खींच देती है, एक लात मारती है, जिसे देखकर अभियुक्त मुंह बनाकर कहता है, तुम्हें पाप लगेगा, अपने पति को पैरों से लात मार रही हो। ये सुनकर अंतरा गुस्से से अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, अगर तुम्हारे जैसा जानवर पति होना पाप भी नहीं लगता है तो पाप तो तुम ही हो, अपनी एंजल जैसी बीवी को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, अपनी उम्र का तो लिहाज करो, कितनी छोटी सी तो हो तुम मुझसे और फिर भी मुझसे ऐसी बात कर रही हो। तुम कहकर कम से कम इज्जत से बात करो, आप कहकर बात करो। ये सुनकर वो तिरछा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे लिए तुम तो या जानवर ही निकलते हो, आप तो बहुत दूर की बात है। दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सेजल के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसे डर भी काफी लग रहा था, पर उसे डरना नहीं है, वो फैसला कर चुकी थी, आज वो नहीं डरेगी। दोपहर का वक्त, अब तक अंतरा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। उसकी हालत कुछ सही नहीं है, पर वो फिर भी उस भारी स्कैबर बॉक्स को अपने हाथों से उठाकर ले जाने लगती है, जिसे देखकर अभियुक्त खुद ही उसे उठा लेता है और बच्चों को भी उठा लेता है और कमरे में आ जाता है। अंतरा बस अभियुक्त को देखते रह गई थी, क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसे उठाना तो दूर की बात थी, अभियुक्त बस उसे परेशान करता था, जानबूझकर उससे बहुत ज्यादा काम करवाता था और रात में तो उसे सोने ही नहीं देता था। ये सोचकर उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर अभी अभियुक्त काफी बदल चुका है, इसलिए उसने फैसला किया था कि वह मौका देगी अभी वह अपने रिश्ते को, पर अगर उसे कुछ भी गलत लगता है तो वह तुरंत अभियुक्त को छोड़ देगी और अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी। दूसरी तरफ सेजल अपने कमरे में बालकनी के पास खड़ी थी और बाहर आसमान को देख रही थी, जिसमें काले बादल की राय थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से बारिश होने वाला है, इतना तेजी से कि सब कुछ बहकर चला जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और उसके बाद महसूस करने लगी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर। उसे याद आने लगता है वह दिन जब पहली बार वह घूमने निकली थी अपने दोस्तों के साथ। वो पहले ऐसी नहीं थी, वो पहले एक नॉर्मल प्यारी लड़की थी जो सबकी बात मानती थी, सबकी मदद करती थी, पर उसे क्या पता एक आदमी की मदद करने का अंजाम उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगा। ये सोचकर वो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और याद करने लगती है वह दिन। दोपहर का वक्त था, वो सब ढाबे से खाना खाकर निकले थे। सेजल, जिसे पिंक सलवार सूट पहना हुआ था, वो टिश्यू पेपर से अपने होठों को पोंछते हुए कहती है, खाना सच में लाजवाब है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, हाँ
खाना बहुत ज्यादा टेस्टी और लाजवाब है। ये सुनकर सेजल कहती है, चलो थोड़ा जंगल में घूम जाएं। बाकी सब कहाँ गए? ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, अरे वो लोग आ रहे हैं, फिक्र मत करो। ये सुनकर सेजल कहती है, ठीक है चलो। अब ये बोलकर सेजल उसके साथ आगे बढ़ जाती है। वो लोग जंगल में पहुंचे ही थे कि अचानक एक आदमी जो खून से लथपथ था, वह भागते हुए सेजल के पास आकर उसके कदमों के पास गिर जाता है। इसे देखकर सेजल डर जाती है और पीछे हट जाती है, पर देखती है कि इसे काफी चोट लगी है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और उसके दिल में एक टीस सी उठती है। वो जल्दी से नीचे झुककर उसके गाल पर हाथ रखती और कहती है, यार जरा पानी ला, इन्हें अपनी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, वो लोग आते होंगे, हम इनको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। उसके बाद वहां पर एक और जीप आकर रुकती है और उसमें वो दोनों उसे उठा लेते हैं और फिर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर उस आदमी को एडमिट कर देते हैं और सेजल अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहती है, पहली बार घूमने आए थे और पहली बार में ऐसा हो गया है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, अरे कुछ नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखना हमने मदद कर दी उनका, ये तो अच्छी बात है ना। ये सुनकर सेजल मुस्कुराकर कहती है, ये तो सही बोला तूने, ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि एक आदमी जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, वह आकर कहता है, यही है वो लड़की जिसने मदद की है। ये सुनकर सेजल सामने देखती है। सामने दो आदमी खड़े थे। एक आदमी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने हाथ पहना हुआ था। ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सेजल बहुत डर गई थी उसे देखकर। इधर वो आदमी कुछ देर तक सेजल को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। तब तो सेजल को समझ नहीं आता कि यह लोग हैं कौन, पर वह इतनी डर गई थी कि वह वहां से तुरंत घर के लिए रवाना दे देती है। घर पहुंचकर सेजल अपने घर में आती है और घर में आने के साथ ही साथ उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके सामने उसके मम्मी पापा की लाश पड़ी हुई थी। उसके घर में और कोई जिंदा नहीं बचा है, सब मर गए। पूरा घर खून से लाल हो चुका है। यह इतना ज्यादा डरावना है कि कोई भी अगर देखे तो डर से मर जाए। सेजल की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वह नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके कान में किसी की ठंडी आवाज आती है। वो देखती है, सामने सोफे पर एक आदमी राजाओं की तरह बैठा है और उसके हाथ में एक लोहे का रॉड है। वो डर से चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्यों तुमने मेरे मम्मी पापा को मार डाला है? क्यों किया ऐसा तुमने? ये सुनकर वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। उसके बगल में खड़ा आदमी कहता है, क्योंकि तुमने हमारे शिकार को बचाया है, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुमने गलती कर दी। ये सुनकर वो रोते हुए कहती है, पर उसे मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। ये सुनकर वो आदमी कहता है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारा शिकार था, तुमने उसे बचाया है, इसलिए हमने तुम्हारे परिवार को ही मार डाला है और उसे भी मार ही डालेंगे। हम तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर सेजल रोते हुए कहती है, मत करो ऐसा, क्यों कर रहे हो? मैं क्या गलती की है? मैंने तो बस मदद ही किया था ना। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं देख नहीं पा रही थी उसे ऐसे हालात में, इसलिए मैंने मदद कर दी। तो तुम लोग मेरे मम्मी पापा सबको मार डालोगे? उनकी क्या गलती थी, मुझे मार डालते? ये सुनकर वह आदमी अपने बॉस को देखता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, हमने तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हारे परिवार को मारा है, क्योंकि हमारे बॉस का दिल तुम पर आ गया है और वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। इसलिए हम तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव भी लाए हैं। शादी कर लो हमारे बॉस से। ये सुनकर सेजल चिल्लाते हुए कहती है, कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ ऐसा कुछ। मैं नफरत करती हूँ इससे। इसने मेरे मम्मी पापा पूरे परिवार को मार डाला और मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं बिल्कुल रहने नहीं वाली हूँ ऐसे इंसान के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुशी का कुछ बचा ही नहीं है और मैं इसके साथ रहूंगी। इसने मेरे खुशियों को छीना है। ये सुनकर वो आदमी अपने हाथ में गिलास पकड़े हुए उसके पास आकर उसकी कलाई को पकड़ के उसे खींचकर अपने बॉस के कदमों में फेंक देता है। ऐसा होते ही उसका बॉस उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और फिर उसके चेहरे को ऊपर करके बस इतना ही कहता है, अपनी गहरी आवाज में, साइन द मैरिज पेपर्स।
ये सुनकर उसकी आंखों में और आंसू आ जाते हैं और वो बस उसे देखते ही रह जाती है। उसे याद आता है कि यह कितना ज्यादा पागल है, ये कुछ भी कर सकता है उससे शादी करने के लिए। इधर सेजल के पास कुछ भी नहीं बचा, वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी, उसे पता नहीं। पर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है, वह था बदला। उसे बदला लेना है इस आदमी से, और वह तभी बदला ले पाएगी जब वह इस आदमी के साथ रहेगी। ये सोचकर वह आंखों में आंसू लेकर गुस्से से उसे देखकर पेपर पर साइन कर देती है जल्दी से। उसके बाद वह आदमी भी साइन कर देता है और फिर उसके बाल पकड़ के खींचते हुए उसे बाहर लेकर चला जाता है। जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से लेकर चला जाता है। गाड़ी में बैठे हुए भी सेजल बस अपने बदले के बारे में सोच रही थी। उसे बदला लेना था, उसे कुछ भी करके अपना बदला लेना है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं माफ करेगी। जैसे उसने उसके परिवार को बर्बाद किया है, वह भी परिवार को बर्बाद करेगी। यह आदमी अपने पैसों का इतना ज्यादा घमंड करता है, वो इसके पैसों को भी छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी। ये सोचते हुए सेजल की आंखों में अंगारे जलने लगते हैं। गुस्से वाले अंगारे उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो कितनी ज्यादा गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकती है। रात का वक्त आर्यवंशी पैलेस सेजल भी खड़ी थी विद्युत आर्यवंशी के साथ, जो इस घर का छोटा बेटा है। वह अपने नाम की तरह ही बहुत खतरनाक है और एक खतरनाक माफिया है, जो घर में काफी कम रहता है। वो अभी भी कुछ दिनों के लिए ही आया था, वो भी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। ये सोचकर वो गुस्से से विद्युत को देखती है। इधर पूरा परिवार हैरान था। देविका जी हैरानी से कहती है, बेटा, तुमने यह क्या कर लिया? तुमने शादी क्यों कर ली और हमसे परमिशन भी नहीं मांगी? ये बहुत गलत किया तुमने। तुम्हारे बड़े भाई ने जो किया था, तुमने भी वही किया है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तुम तो हमारा मान रख लेते। ये सुनकर विद्युत बस इतना कहता है, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। इतना बोलकर वो सेजल को खींचते हुए वहां से लेकर अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर वो सेजल को बेड पर फेंकता है और उसके बाद खुद उसके पास आ जाता है और उसे देखने लगता है। इधर कमरे की लाइट जल रही है और सेजल बस घबरा कर देख रही थी। अचानक विद्युत उसके ऊपर आ जाता है और उसके कलाई को पकड़ लेता है। वो समझ भी नहीं पाती कि वो करे तो क्या करे। विद्युत यह क्या कर रहा है? उसे कुछ भी करके यहाँ से जाना था, पर विद्युत उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसकी आंखों में कुछ देर तक देखता है। एक हाथ से अपना बेल्ट उतर कर फेंक देता है और उसके कपड़े को भी खींचकर फाड़ देता है। उसके कपड़ों को फाड़ने के बाद वो उसके पैरों को अलग करता है और काफी ज्यादा रोली एक पोजीशन बनाकर उसमें उसे समझाता है। इससे सेजल के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। उसे बहुत रोना आ रहा है। उसे खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसने सब कुछ खो दिया और जो बचा था वह भी उसने उसे दे दिया। यह आदमी कितना बेदर्द है, उसने नहीं छूकर भी सब कुछ कर लिया, उसे नहीं छोड़ा चेहरा दिखाने के लायक। सेजल को बहुत रोना भी आ रहा था, वह रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर। फिर से बहुत दर्द हो रहा है, पर यह आदमी बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ता। जानवरों की तरह उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है। काफी घंटे तक ऐसा करने के बाद वह आदमी उसके ऊपर से हट जाता है। उसने उसे छुआ नहीं था, बस अपनी जरूरत को पूरा किया था। इसके बाद जब वो खुश हो जाता है, वो वॉशरूम चला जाता है और फिर एक नज़र सेजल को देखता है और घर से बाहर निकल जाता है। इधर देविका जी जो बाहर खड़ी थी, वो विद्युत को बाहर जाते हुए देख लेती है और जल्दी से उसके कमरे के पास आकर दरवाजे को थोड़ा खोलकर देखती है। फिर बंद करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है, पर हाथों की मुट्ठी बना लेती है। गुस्से से विद्युत के पास जाने लगती है, पर वो अब तक घर से निकल चुका था। एक बार के लिए उसने मुड़कर भी नहीं देखा था। इधर सेजल रोते हुए बेहोश हो जाती है, क्योंकि वह अब हिल तक नहीं पा रही है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया था। अगले दिन जब सेजल नींद से उठती है तो उसे मासूम सी अंतरा दिखती है, जो काफी छोटी उम्र में ही है और वो बहुत ज्यादा डरपोक थी। इसलिए वो फैसला करती है कि इसे अपने साथ शामिल कर लेगी। वो ये सोचकर अंतरा से बात करती है, पर अंतरा उसके साथ देने के लिए तैयार नहीं होती। वो बहुत डर गई थी, इसलिए सेजल को काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो फैसला करती है कि इसे अपने रास्ते से हटाकर खुद ही अपना बदला ले लेगी, क्योंकि अंतरा है और अंतरा से इसका मतलब बस इतना था, अगर यह रास्ते से हट जाए तो वो इस परिवार को बर्बाद कर पाएगी। ये सब सोचते हुए सेजल आसमान को देख रही थी, तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं।
वो डर जाती है और फिर एकदम से पीछे मुड़कर अपने पति को देखती है, जिसका चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था। उसने बस उसके सफेद हाथों को देखा था, जिस पर एक टैटू बना हुआ था, गुलाब का। वो कुछ देर तक उस टैटू को देखती है और फिर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर हटाते हुए कहती है, छोड़िए। पर वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो अपनी गहरी आवाज में उसके कान में कहता है, पता था नहीं झेल पाओगी। ये बोलकर वो उसके पेट को देखता है और फिर उसके पेट पर हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए सहलाता है। फिर नीचे झुककर उसके कपड़ों को ऊपर करके उसके पेट को चूम लेता है और कहता है, आई वॉन्ट माई बेबी फ्रॉम यू। ये सुनकर सेजल गुस्से से कहती है, बच्चा होने के बाद मुझे जाने दो। ये सुनकर वो कुछ देर तक सेजल को देखता है और कहता है, नहीं, बच्चे को संभालने वाला चाहिए, मैं घर पर नहीं रहने वाला हूँ। उसने पहली बार इतने ध्यान से अपने पति की आवाज सुनी थी, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आवाज है। इधर विद्युत खड़ा हो जाता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाकर लेट देता है। फिर उसके ऊपर आ जाता है, पर उसके पेट पर दबाव नहीं बनाता और उसके चेहरे को देखने लगता है। धीरे से अपने मास्क को उतार कर रख देता है और अपने चेहरे को उठाकर अपनी बीवी को देखता है। सेजल बस अपने पति को देखते ही रह गई थी कि आदमी कितना ज्यादा हैंडसम है, खासकर इसकी बॉटल ग्रीन आंखें, जो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। इस खानदान के सारे मर्दों की आंखें बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे वो अभियुक्त हो या उसके बच्चे। इस घर में सारे मर्दों की आंखें ही ऐसी है। न जाने क्यों कहीं अट्रैक्शन फील करती है सेजल इन आंखों से, पर वो खुद को कंट्रोल करके गुस्से से कहती है, मुझे छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे नहीं करना है। ये सुनकर विद्युत उसके पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रेगनेंसी में तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे पता है। ये बोलकर वो उसके कपड़ों को अलग कर देता है और उसके होठों को चूमते हुए फिर से उसके अंदर समा जाता है। इससे सेजल दर्द से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे ऐसा करते देखकर विद्युत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को सहलाता है और फिर अपने मूवमेंट शुरू कर देता है। वो बस चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वो ये सब बर्दाश्त करते हुए अपने मन में कहती है, जितना चाहे उतना मेरे साथ खेल लो, अपनी हवस मिटा लो, पर एक न एक दिन तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा और तुम भीख मांगोगे मेरे सामने। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है और वह अपने आंखों के खून से आंसू साफ करती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। इधर अंतरा, जो कि बच्चों को सुला रही थी, उसके दिमाग में कुछ शैतानी आता है और वो मुस्कुराते हुए अपने पति को देखती है। अभियुक्त, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था, उसका ध्यान ही नहीं था अंतरा पर। अंतरा गुस्से से उसे कुछ देर तक देखती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। उसने काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, एक रेड वन पीस जो उसके थाई तक ही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था, हल्का लहराकर। उसका क्लीवेज बहुत ज्यादा शो कर रहा था और उसका मंगलसूत्र चमक रहा था उसके गले में। फोटो पर डांस, रेड लिपस्टिक, वो इससे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका चमकता हुआ बदन किसी भी मर्द को पागल करने के लिए काफी है। इधर नाक में तेज इत्र की खुशबू आती है और वह आंखें उठाकर सामने देखता है। सामने उसकी खूबसूरत बीवी अदा के साथ खड़ी थी। वह तो बस उसे देखता ही रह गया था। वो जल्दी से आ जाता है अंतरा के पास और अंतरा के कमर को कसकर पकड़ लेता है। इससे अंतरा मुस्कुराकर उसके गले पर अपना हाथ लपेट लेती है और कहती है, देखो, मैं भी तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर अभियुक्त कुछ देर तक उसे देखता रहता है। अंतरा उसके करीब आ गई और कहती है, इससे पता चलता है मैं तुम्हारे नहीं, तुम मेरे कंट्रोल में हो। ये बात अभियुक्त के ईगो को हर्ट करती है, उसे काफी गुस्सा आता है। अंतरा की बातें सुनकर अभियुक्त को काफी गुस्सा आ रहा था। अभियुक्त गुस्से से उससे दूर हट जाता है और कहता है, यहां से निकल जाओ। ये सुनकर अंतरा अपने ऊपर पहने कपड़े को खींचकर निकाल देती है। अब उसका क्लीवेज और भी अच्छे से दिख रहा था और उसका पूरा बदन बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। वो अभियुक्त के सामने जाकर थोड़ा झुकती है और फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने सीने पर रख देती है। मुझे महसूस नहीं कर रहे हो क्यों? जरा मुझे महसूस करने की कोशिश तो करो। तुम तो मुझे महसूस करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, महसूस करो मुझे। ये सुनकर अभियुक्त उससे दूर जाते हुए कहता है, मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना बंद करो। ये सुनकर अंतरा मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और फिर उसके सीने पर हाथ रख देती है। फिर एक एक करके उसे शर्ट के सारे बटन खोल देती है और अपने हाथ को उसके एब्स पर रखकर मुस्कुराते हुए कहती है,
तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे असिस्टेंट के एप्स अच्छे हैं, और उसके एप्स इतने अच्छे हैं, वो इतना स्ट्रांग और हैंडसम है, तो उसका वो कितना बड़ा होगा। ओ माय गॉड, यह इमेजिन करके मेरे बदन में आग जल रही है, उसका वो कितना ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनकर अभियुक्त का खून खौल जाता है। वह गुस्से के साथ उसके बालों को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है, तुमने देखा है, उसका मेरा ज्यादा अच्छा और बड़ा है। ये बोलकर वो उसे अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में दबा लेता है। इधर उसे जलाने के लिए अंतरा और भी चालाकी के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम्हारे बोलने या ना बोलने से क्या ही हो जाएगा, जो है वह है, उसका ज्यादा बड़ा है, मुझे तो सोचकर ही मन कर रहा है। उसने इतना ही बोला था कि अभियुक्त उसके जबड़े को पकड़कर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे घूरते हुए बिस्तर पर ले जाकर उसे बिस्तर पर गिरा देता है। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सीने को दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से सेटिस्फैक्शन दे पाऊंगा, मेरे जैसा कोई नहीं हो पाएगा, इतना अच्छे से, और तुम मुझ पर ऐसे शक कर रही हो। ये बोलकर वो उसे साइड में फेंकता है और फिर उसकी कमर को पकड़ लेता है, एक पोजीशन बनाकर उसके अंदर एंटर करता है और मूवमेंट करने लगता है। उसके ऐसा करने से अंतरा मुंह बनाकर कहती है, तुम में अब वो बात नहीं है जो पहले थी, अब तो कुछ होता ही नहीं है तुमसे। ये सुनकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अपनी रफ्तार और भी तेज कर देता है। यह महसूस करके अंतरा अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और उसके पीठ को अपने नाखूनों से नोचने लगती है। यह महसूस करके वो मुस्कुराता है और कहता है, देखा ना, तुम्हें अभी अच्छा लग रहा हूं, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं। और उन दोनों का ये सिलसिला काफी घंटे तक चलता है। 2 घंटे बाद अभियुक्त उसे छोड़ता है और उसे छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर बाहर चला जाता है। इधर अंतरा कपड़े पहनकर अपने बच्चों को देखते हैं जो सो रहे थे। वो उनके पास जाकर लेट जाती है, गले लगाकर उन्हें, और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है और सब कुछ ठीक होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत तकलीफ हमने बर्दाश्त की है, पर अब और नहीं। ये बोलकर वो अपने बच्चों को और करीब खींच लेती है। उसका बेटा उसके सीने पर कर लगने लगता है। साफ पता चल रहा है वो फीडिंग करना चाहता है। उसे फीड करने लगती है। वह भी सोते हुए ही सेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेजल बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक जहरीली मुस्कान। अगर कोई देखे तो डर जाए। वह अपने बालों के साथ खेल रही थी। उसके बगल में लेटे हुए उन दोनों के बदन में कपड़े नहीं थे। वह दोनों एक सफेद चादर में लिपटे हुए थे और अजीब सी पोजीशन में थे। तो कोई भी बता सकता है कि उनके बीच में क्या हुआ है। विद्युत उसके बालों के साथ खेलते हुए उसे करीब खींच लेता है और फिर उसकी कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए उसके कान में कहता है, इज माई बेबी ओके? ये सुनकर वह अपने पेट को देखती है और गुस्से से कहती है, नहीं है। ये सुनकर विद्युत कसकर उसके बाल को पकड़ लेता है और उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब लाकर फिर से उसके लोअर बॉडी में एंटर करता है। फोर्सफुली मूव करते हुए कहता है, तुम क्यों मेरी बात नहीं मान रही हो? और सीधे मुंह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें पता है ना? ये सुनकर वह भी गुस्से से कहती है, मुझे ना तो कुछ कहना है। वो कहता है, चलो कल मैं तुम्हें घुमाने लेकर चलूंगा, तुम्हारा मन भी फ्रेश रहेगा और मेरा बेबी भी। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, बच्चे ठीक नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर विद्युत उसके बालों के साथ फिर से खेलते हुए कहता है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? ये सुनकर सेजल कुछ सोचकर कहती है, वो आपके बड़े भाई और बड़ी भाभी की वजह से, उन दोनों को घर से निकाल दो। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है जान, मैं उन्हें नहीं निकाल सकता हूँ। वह मेरे बड़े भाई और बड़ी भाभी है, यह उनका भी घर है और मेरा भी घर है। ये सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, तो फिर खुद चले जाओ, आए क्यों हो यहाँ पर? अगले ही पल उसे अपनी लोअर बॉडी में बहुत दर्द महसूस होता है और वह विद्युत की आंखों में देखती है, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी और गुस्सा उतार रहा था। रात का वक्त ऑफिस में अभियुक्त अपने असिस्टेंट अग्नि के सामने खड़ा था और अग्नि उसे ध्यान से देख रहा था। अचानक अभियुक्त ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा मेरी बीवी के साथ क्या चल रहा है? ये सुनकर वो घबरा गया और बोला, क्या मतलब, कुछ भी तो नहीं चल रहा है हमारे बीच में। ये सुनकर अभियुक्त और भी गुस्से में कहने लगा, जल्दी बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में, वरना अगर मैं अपने पर उतर आया तो तुम्हें नानी याद दिला दूंगा।
ये सुनकर वो बुरी तरह परेशान हो गया। उसकी हालत रोने जैसी हो गई और वह घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके और मेरे बीच में। ये सुनकर अभियुक्त मन में सोचने लगा, कभी न कभी तो उसने अपनी बीवी के साथ इसे कहीं न कहीं भेजा ही होगा। हो सकता है वहां पर ही इसकी बीवी ने इसे देख लिया हो, वरना उसे इसकी साइज के बारे में कैसे पता चलता। कितनी गंदी बात है। उसकी बीवी को उसे खुश रखना चाहिए, न कि इसे। वो तो इतना अमीर है, पैसा है, सब कुछ है उसके पास। ये सोचते हुए अभियुक्त गुस्से में दांत पीसने लगा और मन ही मन कहने लगा, इस लड़के को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले इससे निपटा दूं, फिर देखूंगा कि इसका और मेरी बीवी का क्या चल रहा है। ये सोचकर उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बताओगे क्या चल रहा है तुम्हारे और उसके बीच में? वरना जैसे मैं तुम्हें बना सकता हूं वैसे ही मिटा भी सकता हूं। ये सुनकर वो घबराते हुए बोला, मालिक, आप मेरे मालिक हो और वो तो मेरी माँ जैसी है। आपने ही तो मुझे एक तरह से बनाया है, तो आप मेरे बाप जैसे हुए और वह मेरी माँ जैसी। मैं अपनी माँ के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? ये बोलकर उसने आंखें बंद कर ली और जो मुंह में आया बोल दिया, क्योंकि उसे अभी बचना था। उसकी ये बातें सुनकर अभियुक्त गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह बोला, हाँ, तुम्हारे लिए वह तुम्हारी माँ जैसी है, पर उसके लिए तुम शिकार हो। मेरे बाद तुम ही हो उसका दूसरा शिकार। तो अब मैं क्या करूं? उसकी नज़र तुम पर है, उसकी नज़र मुझ पर होनी चाहिए, तुम पर नहीं। ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है कि वह मुझे छोड़कर तुम पर नजरें गड़ा रही है। ये सुनकर वो परेशान होकर बोला, नहीं मालिक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी की नज़र आप पर ही है। ये सुनकर अभियुक्त ने उसका जबड़ा पकड़ लिया और बोला, वह तुम्हारी मम्मी नहीं है, और ना मैं तुम्हारा बाप। वह तुम्हारी मालकिन है और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। हमारे पास पहले से ही 2 बच्चे हैं और हमें तुम जैसे नकली बच्चों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बेचारे अग्नि को बहुत बुरा लगा, क्योंकि सच में वो कहीं न कहीं उसे अपना डैडी जैसा ही मानता था, क्योंकि ये उसका बहुत ख्याल रखता था और इसने कई सेवकों को बनाया भी था, पर सबसे ज्यादा प्यार वो उसे ही करता था और संभाल कर रखता था। उसे अपने साथ दिन रात रखता था। शायद उसमें कुछ खास बात थी या फिर वो उसे अपने बच्चे जैसा मानता था। ये सोचते हुए उसने अभियुक्त को देखा। तभी अभियुक्त ने गुस्से में उसे लिफ्ट में डाल दिया और खुद भी लिफ्ट में चढ़ गया। उसे सर से लेकर पैर तक ध्यान से देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारा साइज कितना है? ये सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह हैरान होकर बोला, क्या मतलब? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसी बात कर रहे हो। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं अच्छे से समझाऊं क्या? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा साइज कितना है। मुझसे बड़ा है या छोटा? जल्दी बताओ। उसकी इतनी बेशर्म बातें सुनकर अग्नि का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। अगर कोई देखता तो लाल टमाटर ही समझता। उसे शर्माते देख अभियुक्त गुस्से में बोला, लड़के नहीं शर्माते, चलो दिखाओ मुझे अपना साइज। ये सुनकर वो खुद को छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर अभियुक्त ने उसे और पास खींच लिया और बोला, वैसे तुम रिलेशनशिप में हो? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? या फिर शादी कर रखी है? और कितनी बार फिजिकल हो चुके हो तुम? और किसके साथ? अब अभियुक्त कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछ रहा था। वो ऐसी बातें कैसे बता सकता था? और उसके लिए ये बहुत शर्मनाक था, क्योंकि वो अभी भी वर्जिन था। ये सोचकर उसने शर्म के मारे अपने हाथ मलते हुए कहा, जी, मैं अभी भी। बोलते हुए वो रुक गया, क्योंकि बात पूरी नहीं कर पाया। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे इतना शर्माता देख अभियुक्त अपनी गहरी आवाज में बोला, अब तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था और अब भी कह रहा हूं, लड़के नहीं शर्माते। तुम्हें भी बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम फिर भी शर्माते हो मेरे सामने, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। पिछली बार क्या किया था, याद है ना? ये सुनकर वो डरते हुए बोला, पर मालिक, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। मेरे और मालकिन के बीच में कुछ है ही नहीं, और मैं किसी लड़की के साथ नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, रह सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। ये सुनकर अभियुक्त उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, वेरी गुड। तुम्हें दूसरी लड़की के पास जाना है और मेरी बीवी को तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखानी है। उसके साथ तुम्हें फिजिकल भी होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जबरदस्ती या उसकी मर्जी से। बस तुम्हें उसके साथ फिजिकल होना है और मुझे तुम्हारे फिजिकल होते वक्त की फोटो भी चाहिए, वो भी डिप वाली, ताकि मुझे समझ आए कि यह झूठ नहीं है।
तुम फिजिकल हुए हो, वैसे मुझे फिर भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ तुमसे, या यूं कहो कि खुद को तुम्हारे साथ जोड़ रखा है, और यह बात तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये सुनकर वो घबराते हुए कहता है, हाँ मालिक, मुझे सब अच्छे से पता है और अब आप जो कह रहे हैं, मैं वही करूँगा। मैं आपकी सारी बात मानूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे भी मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, पर अब और नहीं। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, आप बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। आप जो चाहते हो, मैं वो सब करूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है, पर अभियुक्त उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने करीब करके कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो असली काम हुआ ही नहीं। मुझे पता तो चले मेरी बीवी को तुम में क्या दिखता है, जो मुझ में नहीं दिखता। मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ, हर तरह से तुमसे परफेक्ट हूँ। अब मुझे तुम्हारा वो देखना है, ताकि मुझे पता चले कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ।